सो इन लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस करा था इट वाज स्पेसिफिक टू अर्थ, राइट। हमने इन डेप्थ डिस्कस करा था व्हाट इज लैटिट्यूड, राइट। लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने डिस्कस करा। वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन, है ना। हाउ सीजन चेंजेस, करेक्ट। वी आल्सो अंडरस्टूड कि भाई जो टेम्परेट जोन है 23 24.5 डिग्री नॉर्थ, 24.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड आपका 60 डिग्री, नॉर्थ के बियॉन्ड आपका 90 डिग्री नॉर्थ पे आपका नॉर्थ पोल आ जाता है, राइट। ऑल दीज थिंग वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। तो बेसिकली हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जियोग्राफी की कि भाई डे नाइट कैसे होता है, राइट, एंड हाउ द सीजन चेंजेस, एंड जो ऑर्बिट है पूरा अर्थ का, जैसे अगर सेंटर में सन है तो उसका जो ऑर्बिट है उसमें जो इक्विनॉक्स वगैरह थे वो हमने डिस्कस करे थे, राइट। आई होप यू ऑल रिमेम्बर्ड। सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा कॉस्मोलॉजी और थोड़ा इन डेप्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई आपके पास अर्थ है, राइट। अर्थ आपका एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, राइट। सोलर सिस्टम आपके एक गैलेक्सी का पार्ट है, राइट। ये जो गैलेक्सी हम जिसमें है वो एक यूनिवर्स का पार्ट है ना। और यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि एक ही गैलेक्सी है, मल्टीपल गैलेक्सीज आर देयर। तो एक यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर एक सन, सन को रिवॉल्व करता हुआ आपके पास टोटल प्लैनेट्स, मल्टीपल प्लैनेट्स हैं। उनमें से एक प्लैनेट है आपका अर्थ, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में अर्थ के बारे में अंडरस्टैंडिंग तो ले ली, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, तो उसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द यूनिवर्स, विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। बेसिकली इसमें आपका बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, ठीक है। देन विल अंडरस्टैंड गैलेक्सी, कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्स, ठीक है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, ऑल्सो अ स्टार, ठीक है। बट क्योंकि हमारे लिए हमारी गैलेक्सी में वो लाई करता है एंड आर प्लैनेट्स रोटेट, मतलब रिवॉल्व अराउंड इट, तो उसका सिग्निफिकेंस अलग हो जाता है। बट सन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ स्टार, एंड दोज लिटिल लिटिल जो हमें रात को स्टार्स दिखते हैं, दोज आर लाइक फार फार अवे, दोज आर फार फार अवे, इसलिए हमें वो तो छोटे दिखते हैं, बट कॉन्सेप्ट उनका भी वही है कि वो उनके सरफेस पे भी आपका जो हाइड्रोजन हीलियम का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से आपका कंटिन्यूअस फ्यूजन हो रहा है, एंड ऑटोमेटिकली दे आर गेटिंग, मतलब बर्निंग हो रही है वहां पे उनके सरफेस पे, दैट्स व्हाई दे आर शाइनिंग, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे स्टार्स का कॉन्सेप्ट। स्टार्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस में हम प्रोटोस्टार से स्टार्ट करके विल एंड अप विद ब्लैक होल, तो ये कोरिलेट करेंगी दो चीजें, विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसी के अंदर आपका सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। रेड जाइंट स्टार एंड वाइट ड्वार्फ स्टार भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, इन फॉर्मेशन ऑफ स्टार के प्रोसेस के अंदर ही, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, रेड इज नॉट गुड, ओके। तो ब्लैक होल्स विल कर करेंगे, देन विल कम लाइक जो बेसिक चीजें हैं, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर आपका जो प्लैनेट्स हैं, तो टाइप ऑफ प्लैनेट्स दैट आर देयर इन सोलर सिस्टम, कुछ गैशियस प्लैनेट है, ठीक है, कुछ आपकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट, एंड एट लास्ट विल एंड अप विद द शेप ऑफ अर्थ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड गोल्डी लॉक प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द कंटेंट फॉर टुडेस लेक्चर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो द बेसिक ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स एंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो क्या है बेसिकली तो अगर हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक द वास्ट स्पेस सराउंडिंग अस इट्स कॉल्ड यूनिवर्स, ठीक है। आप अर्थ ले लो, अर्थ एक पार्ट है सोलर सिस्टम का जिसमें मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, उसके सेंटर में आपका सन लाई करता है, राइट। सन के बियॉन्ड आप जितनी भी चीजें देखोगे, सन हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है आपका गैलेक्सी का जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, है ना। हम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो गैलेक्सी के बियॉन्ड यूनिवर्स, तो यूनिवर्स बहुत ही बड़ा एक्सपैंड है, उसका कोई स्टार्ट या स्टॉप नहीं है, ठीक है। एंड द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग ऑल्सो। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, द वास्ट स्पेस दैट इज अराउंड अस इज योर यूनिवर्स, ठीक है। इट इज मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, distant stars, planets, satellites,
प्लैनेट्स के खुद के भी होते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, एज वेल एज आवर ओन अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन इट, ठीक है। अब कहा जाता है कि बेसिकली 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, एंड उसमें से एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, मिल्की वे है ना। Each of the comprises 100 billion stars. The sun, which sustains all the life on the planet, is one of the billion and billions of stars that exist in this universe. Whereas the planet Earth, on which we live, is only a tiny speck on this vast space called universe. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है कि भाई जो हम लेवल के हिसाब से स्टार्ट करें तो अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, फिर आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। The Earth is one of the 8 planets of which revolve around the central star called Sun, ठीक है, कि सन के आसपास हमारे ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। These stars occur in the form of clusters, ठीक है। तो these stars occur in the form of clusters or group of billions of star called a galaxy, ठीक है। तो हम जिस गैलेक्सी का पार्ट है इट इज मिल्की वे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही सन है जिसके आसपास 8 प्लैनेट्स इवॉल्व करते हैं। इट इज ऑल्सो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मिल्की वे के अंदर ही आपका मिल्की वे के अंदर ही आपके पास और भी अलग अलग मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सन है और बस उसी के भरोसे बैठे हम, ठीक है। वो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं करा है या अभी तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट यस देयर आर मल्टीपल, ओके। सो दिस इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, पढ़ सकते हो, इट्स इजी, जो हमने 8th 9th में भी पढ़ा होगा सेम चीज, ठीक है। नाउ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात ये है, क्योंकि हमें टेक्निकली उतना इन डेप्थ में नहीं जाना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम जियोग्राफी सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। हमारी एस्ट्रोफिजिसिस्ट या कॉस्मोलॉजी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उस माइंडसेट के संग पढ़ना कि भाई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, इट्स बेसिकली इट लाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी, बीबीटी, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी है क्या, बेसिकली एक स्मॉल पार्टिकल जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक हो गया, ठीक है, इनटू मल्टीपल इज द कॉन्सेप्ट, इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिकॉज द सब्जेक्ट इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, जैसे साइंस के जो हैं वो तो समझ सकते हैं, बट कॉमर्स एंड आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताना जरूरी है। तो इट्स नॉट दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बेसिक चीजें समझ लोगे और बाकी इसको पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग दिस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसका किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, एडविन हबल 1920 में प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ठीक है। At the time passes, galaxies move further and further apart. The distance between the galaxies is found to be increasing, and thereby the universe is considered to be expanding. Here, the expansion of the universe means increase in the space between the galaxies. ठीक है, तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है, जब हम बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है उसके जो मल्टीपल गैलेक्सीज है, G1 कह लो या G2 कह लो, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। So what they concluded is, since the distance between the galaxies is increasing, that means your universe is expanding, ठीक है। That is a basic concept. Observation do not support the expansions of galaxies in itself, ठीक है। ये तो पहली अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट आया, होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। It considered the universe to be roughly the same at any point of time. It did not have the beginning and did not have an end. उसका ये मानना था कि भाई किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज उसकी कोई स्टार्ट नहीं है, ना तो उसका कोई स्टार्ट है, नो स्टार्ट, ठीक है, यूनिवर्स का, तो उसका कोई नो एंड भी है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इतने टाइम के बाद जाके ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, नो सच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर उसका कोई स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं है तो ऑब्वियसली एज पर होयल्स कॉन्सेप्ट द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यूनिवर्स कांस्टेंट है, ये मान के चलो, ठीक है। ये भी एक थीसिस है, थ्योरी है, राइट। तो इट इज कंसिडर्ड दैट द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी, इट डिड नॉट हैव अ बिगिनिंग and did not have an end, ठीक है। However, the greater evidence become available about the expanding universe. Scientific community at present favors the argument of expanding universe, ठीक है। Now, stages in Big Bang theory.
पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बट मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। सिंगल पार्टिकल जब एक्सपैंड हुआ, मतलब दे कोलाइडेड, और इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मल्टीपल पार्टिकल्स निकले। सिंगल जो तुम्हारा जो एक्सपेंशन हुआ बेसिकली, उसके बेसिस पे आपके सिंगल एटम मल्टीपल टाइनी बॉल्स में एक्सपैंड होगा इन द यूनिवर्स, ठीक है। सो इन द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल, ठीक है। सिंगुलर एटम विथ एन अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। अब देखो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है समझनी, ठीक है, कि जो एक सिंगल ये वाली जो बॉल है ना, सिंगुलर एटम, इसकी जो प्रॉपर्टी थी केमिकल, वो थी आपकी, इट वाज इट वाज ऑफ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, बट इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई जो एक सिंगल एटम था वो क्यों इतना पावरफुल था, बिकॉज उसके पास इनफाइनाइट टेम्परेचर था, उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था, स्मॉल वॉल्यूम, और उसकी जो डेंसिटी थी वो भी बहुत ज्यादा छोटी थी, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी थी, बिकॉज आप देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ द वॉल्यूम इज बहुत छोटा, ऑब्वियसली द डेंसिटी विल बी वेरी वेरी हाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ at the beginning of the Big Bang, the tiny ball exploded violently. This led to the huge expansion. It is now generally accepted that the event of the Big Bang took place around 13.7 billion years ago. ठीक है? The expansion continues even at the present date. As it grew, some energy was converted into matter. ठीक है? तो जो एक सिंगुलर एटम का एक्सप्लोजन था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल्स निकले, ठीक है, जो एनर्जी निकली वो एनर्जी somehow it got converted into matter, solid matter में, ठीक है। तो there was a particular rapid expansion with fractions of second after the bang. Therefore, the expansion has slowed down. Within the first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom begin to form. अब भाई कोई भी अगर आप मैटर की बात करोगे वो इवेंचुअली बनता आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट से है, दैट इज योर एटम, ठीक है। तो जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके बेसिस पे विद इन 3 मिनट्स से आपका जो पहला एटम था वो बन गया, एंड इवेंचुअली फॉर्मेशन ऑफ एटम इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैटर, ठीक है। So within 3 lakh years from the Big Bang theory, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to the atomic matter. The universe became transparent. ठीक है? So here are some evidences which supports the Big Bang theory, क्योंकि अभी हमने ऊपर दो थ्योरी पढ़ी थी. One was your expanding universe hypothesis and second was your Hoyle's concept of steady state. ठीक है? तो we have some evidences जो कि support करती है Big Bang theory को. The light from the other galaxies is redshifted. What is the interpretation? Interpretation, the other galaxies are moving away from us because जो light आती है वहां से वो रिफ्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है, जो पार्टिकल से रिफ्रैक्ट होके आती है चीजें, ठीक है। रिफ्रैक्शन, वेवलेंथ, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जब हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। बट अभी अभी मोटा मोटा ये मान लो कि फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू बिग बैंग थ्योरी इज द ओनली थ्योरी दैट जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट की जाती है कि भाई हाँ बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही आपका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपके कुछ एविडेंसेस हैं, यू कैन गो थ्रू इट वंस। अब इसमें एक ये था, एक और हाइपोथेसिस था, नेबुलर हाइपोथेसिस, द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ द मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। ये भी एक थ्योरी है, ठीक है, बट ये जिस थ्योरी ने दी वो उसका नाम था जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट, ठीक है, वेरी फेमस नेम विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफी। ये हम एथिक्स का जब सब्जेक्ट उठाएंगे ना उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि वहां पे इनकी बहुत सारी थीसिस और थ्योरीज थी, ठीक है। सो यही जीएस पेपर 4 के अंदर हम इसको कवर करेंगे विच इज स्पेसिफिक टू योर एथिक्स, ठीक है। नाउ द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस इन यूनिवर्स। अब भाई ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप किलोमीटर से नापोगे, मीटर से नापोगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं ऐसा यूनिट्स, ठीक है, उनसे आप नहीं नाप सकते। वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन, लाइक डिस्टेंस इन द गैलेक्सी, solar system, universe is very very high, right? So you need an another SI unit, ठीक है। So the extreme vast distance between the various heavenly bodies like the stars, planet as well, blah blah blah, astronomical units, light year and parsecs is the unit that we use to measure the distance, ठीक है। तो AU, light year and parsec, ठीक है। Astronomical unit is defined as the mean distance from
the earth to the sun, 1 AU is equals to 1.5 into 10 की पावर 8. तो 10 की पावर 8 कितना हुआ? 1.5 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर. ठीक है, अब आप हिसाब लगा लो. इतने पे 1 लाख किलोमीटर पे तो आपका सरकमफेरेंस कवर हो जाता है अर्थ का. उसके ऊपर से भी 2 जीरो और है और 1.5 है. इतना डिस्टेंस है अर्थ एंड सन के बीच में. ठीक है, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो 1 AU इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर. ठीक है, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. इट इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 किलोमीटर. ठीक है, 1 तो 1 AU इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 एंड 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.5 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर. ठीक है, पार्सेक क्या है? इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस एट विच द रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क. ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल आपका क्रिएट हो रहा है. 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स. और लाइट ईयर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो किलोमीटर में, देन यू नो दैट इट्स 9.46 इंटू 10 की पावर 12. ठीक है, तो सन अर्थ, ये देखो ये एंगल जो बना 1 सेकंड के अंदर किसी एक रेफरेंस स्टार के साथ, है ना, तो वो आप निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ so these are some of the basic things with respect to universe, origin of universe, big bang theory and few other theories. For example, uh, expanding universe hypothesis and your Hoyle's concept of steady state. ठीक है, now we understand more about galaxy. अभी गैलेक्सी का क्या सीन है? तो गैलेक्सीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स. गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स व्हिच आल्सो कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ गैस क्लाउड्स, मेनली ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, जहाँ पे कोई भी स्टार जब बनने वाला होता है तो एक गैस क्लाउड होता है विच प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये अभी हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार में आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या सीन है इसका. ठीक है, where the stars are born and dust isolated in space from similar system. ठीक है, अब गैलेक्सीज को क्लासिफाई करा गया 3 टाइप में. Galaxies are classified on the basis of their shape and they are of 3 types: spiral, elliptical and irregular. ठीक है, some of the brightest galaxies are elliptical galaxies but spiral galaxies are usually much bigger than others. We live on the outer edge of a galaxy spiral type of galaxy called as Milky Way. ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इट इज ऑफ अ स्पाइरल टाइप. ठीक है, और हम स्पाइरल टाइप जो जिस गैलेक्सी में हम रहे हैं हम उसके आउटर एज पे रहते हैं. आउटर एज, आउटर एज. ठीक है, तो अभी हम कुछ अपने ओन गैलेक्सी के बारे में पढ़ लेते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में. इट इज अ स्पाइरल टाइप ऑफ अ गैलेक्सी. ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो किस टाइप की गैलेक्सी है, तो वी शुड नो दैट इट इज अ स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी. ठीक है, तो इट इज अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर एंड हैज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मैंने नीचे मेंशन करा हुआ है, वो भी देखते हैं. द मिल्की वे गैलेक्सी इज रोटेटिंग स्लोली अबाउट इट्स सेंटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ऑल द स्टार्स, द सन टू, along with the solar system rotate around us. ठीक है, जो जितने भी स्टार्स हैं, सन खुद जो भी रोटेट होता है, इट रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है, the disk of the star is quite thick at the center and represent a relatively high concentration of these stars in the center of galaxy. ठीक है, since मतलब ये सारे factual चीजें हैं, nothing new. तो 27,000 LY is your light year. So LY stands for light year. ठीक है, since the Milky Way galaxy appears like a river of light in the night sky running from one corner of the sky to another, it is called Akash Ganga. ठीक है, तो देखो ये ऐसा कुछ दिखता है बीच में, ये आपका डायमीटर है. ठीक है, ये आपका डायमीटर है. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अर्थ क्या है? बिल्कुल जो एज है वहां पे हमारा पोजीशन ऑफ अर्थ आता है, मतलब अर्थ आता है तो आपका सोलर सिस्टम वही है. ठीक है, इसके बेसिस पे अर्थ यहाँ है, अर्थ रोटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है, ये आपके गैलेक्सी के आसपास पूरा चल रहा है. ये देखो जो रेड लाइन है, रेड लाइन रिप्रेजेंट द एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस. ये देखो अर्थ रोटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है, प्लेनेट ऑफ अर्थ रोटेशन इक्वेटर, सेलेस्टियल इक्वेटर. ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम है, इसको चेक कर सकते हो आराम से. आई जस्ट रिमूव द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई हैव हाइलाइटेड सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, ओके.
नाउ स्टार्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज स्टार बोलने के लिए एक स्टार है, बट उसका जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन है स्टार का, इट टेक्स डिफरेंट स्टेजेस. फॉर्मेशन ऑफ स्टार हैज स्टेजेस. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली स्टार होता क्या है? स्टार्स आर heavenly bodies like the sun that are extremely hot. I'll just change the color again. That are extremely hot and have light of their own. ठीक है. अब इसमें ना कुछ केमिकल्स, मतलब बेसिकली एलिमेंट्स हैं, वो हमें याद रखने हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन. ठीक है, कार्बन का भी यूज नहीं आएगा, बट मेन हाइड्रोजन और हीलियम है, उसका कैसे कैसे यूज होता है. फ्यू वर्ड्स फ्यूजन आएगा अभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर डाउटफुल लगे तो, इफ यू आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, तो अगर डाउटफुल लगे तो थोड़ा गूगल करो उसके बारे में. इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, क्या क्या होता आ रहा है. बिकॉज फ्यूजन, फिजन, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली. ठीक है, जिसके अंदर आप बेसिकली, हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं वो भी इनमें से फ्यूजन रिएक्टर के बेसिस पे चलता है. यूरेनियम यूज होता है उसके अंदर. तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको थोड़ा गूगल कर लो, फॉर ऑल दोज हु आर फ्रॉम नॉन साइंस. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बेटर. ठीक है. सो stars are the heavenly bodies like the sun that are extremely hot and have light of their own. Stars are made up of vast clouds of hydrogen gas, some helium and dust. ठीक है. In all stars, including the sun, hydrogen atoms are continuously being converted into helium atoms, and a large amount of nuclear energy in the form of heat and light is released during this process. तो बेसिकली हो क्या रहा है? हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेज हैं. बिकॉज हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, ग्रेविटेशनल पुल एंड जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से हाइड्रोजन इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, एंड दिस प्रोसेस इज इवेंचुअली रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो वो जो हम सन इतना ब्राइटली चमकता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई उधर से टॉर्च मार रहा है. इट्स बिकॉज वहां पे जो केमिकल रिएक्शन है, इट इवेंचुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ, मतलब एकदम heated explosions होते हैं when hydrogen gets converted to helium. And since we are talking about sun, तो जो quantity है वो बहुत ज़्यादा vast होती है. तो this whole process, when the hydrogen is getting converted to helium continuously, it generates a lot of heat, and that heat basically shines, it looks like it is shining, but that heat is what is visible on the surface of the sun. ठीक है. In all the stars including some ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. It is this heat and the light which makes a star shine, right? Thus a star is a hydrogen nuclear energy furnace, so big that it holds together by itself. ठीक है. The stars are classified according to their physical characteristics like size, color, brightness and temperature. ठीक है. Stars are of three color, ये जरूरी है. ठीक है. Red, white and blue. Basically अगर वो, if लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर जो सरफेस टेम्परेचर है स्टार का वो लो है, तो इट विल बी रेड. उससे थोड़ा गर्म है तो इट विल बी वाइट. और अगर बहुत ही ज्यादा गर्म है, इफ इट इज ऑफ वेरी हाई सरफेस टेम्परेचर, देन इट विल बी ब्लू इन कलर. इसके अलावा कुछ प्राइम एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा ये, with respect to stars, few examples which are important, we should know. इसमें से एक प्रोक्सिमा सेंचुरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस बीटा सेंचुरी. ठीक है. प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो हमारा नियरेस्ट स्टार है अप एक्सेप्ट सन. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स है: सिरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरी, स्पाइका, रेगुला. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टार्स. ठीक है. सन भी आपका एक अपने आप में स्टार है. ठीक है. ऑल द स्टार्स एक्सेप्ट द पोल स्टार. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपीयर्स टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वाई वेस्ट टू ईस्ट? बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. तो वेस्ट टू ईस्ट जब वो घूम रही है, तो वी थिंक द स्टार्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. दिस कैन बी एक्सप्लेन एज अ फॉलो. द अर्थ itself rotates on its axis from east to west, sorry, west to east, right? So when the earth rotates on its axis from west to east, the star appears to move in the opposite direction from east to west. Thus the apparent motion of the star in the sky is due to the rotation of the earth on its own axis. ठीक है. ठीक है. नाउ बाकी थियोरेटिकल है, आप आगे पढ़ सकते हो, बट इट्स नथिंग न्यू. जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो मैंने बता दी. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज द बर्थ एंड द एवोल्यूशन ऑफ अ स्टार. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ अभी देखो, एक स्टार बनने से पहले जो उसका इनिशियल प्रोसेस होता है वो आपका शुरू होता है व्हेन यू हैव अ बिगनिंग इन द फेज, व्हेन यू हैव अ बिगनिंग विद दिस फेज ऑफ प्रो स्टार.
प्रोटोस्टार, सॉरी, प्रोटोस्टार, ठीक है, PROTOSTAR। ये सबसे पहला फेज है, फेज वन ऑफ व्हाट, फेज वन ऑफ स्टार फॉर्मेशन, है ना। तो ये कैसे होता है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो birth and evolution of star. The raw material in the formation of a star is mainly hydrogen and helium gas. It's the same elements. The life cycle of a star begins with the gathering of hydrogen gas and helium gas present in the galaxies to form dense cloud of these gases. ये देख रहे हो, छोटे 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 छोटे, these are the dense clouds, ठीक है। ये कहाँ गैलेक्सी में फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अब इस गैलेक्सी में अगर ये डेंस क्लाउड्स हैं, उसके बाद जो पहला स्टेज स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार, दैट विल डिस्कस, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग द गैसेस इन द गैलेक्सीज वर मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। बट जो टेम्परेचर होता है इन गैसेस का, दे आर एट -173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस, वेरी वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। सिंस द गैसेस वर वेरी कोल्ड, दे फॉर्म्ड अ वेरी डेंस क्लाउड। अब देखो डेंस क्लाउड क्या रहता है, पता होना चाहिए कि अगर जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर होता है, उतनी ही कम डेंसिटी होती है, एंड वाइसी वर्सा। तो जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है मतलब वो गैस या कोई भी, अगर आप गैसियस पार्टिकल की बात कर रहे हो, उसका जो मास होता है वो ज्यादा होता है। सो अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम इज योर डेंसिटी, राइट, एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So if the temperature is very very low, ठीक है, then your density is very very high, eventually means your mass is very very high, mass of that gas, ठीक है। So अब देखो, form very 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 dense clouds in the galaxies. In addition the gas clouds was very large, ठीक है, ठीक है, was very large, so the gravitational pull between the various gas molecules was quite large, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ड्यू टू द लार्ज ग्रेविटेशनल पुल द गैस क्लाउड स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ होल, मतलब वो इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि वो आपस में ही एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। मतलब होता है ना कि इतना सॉलिड पुल है कि आप उसके अंदर ही इन्वॉल्व होके एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दिया आपने, छोटा छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। Ultimately, the gas was compressed so much that they form a highly condensed object called as protostar. ठीक है। A protostar looks like a huge dark ball of gas. The formation of protostar is only a stage in the formation of complete star. A protostar does not emit any light because कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अभी तो सिर्फ दो जो एलिमेंट्स हैं आपके, हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसको इतना ज्यादा मतलब हाई ग्रेविटेशन पुल की वजह से दे गॉट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। बट कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए कोई लाइट एमिट नहीं हो रही, ठीक है। ओनली कंसर्न मतलब जो कंसंट्रेट होना था वो हो गया, ठीक है। The next stage consists of the transformation of this highly condensed object called protostar into a star which emit lights, ठीक है। अब तो सेकंड स्टेप है, उसमें क्या होता है वो देखो। The protostar is highly dense gas, ठीक है, contract further to tremendous gravitational pull, ये हमने डिस्कस कर लिया। हाइड्रोजन, ठीक है, जब प्रोटोस्टार बन गया, as the protostar begins to contract further because हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही है, ग्रेविटेशन पुल भी अभी उतना ही है। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर के जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, वो आपस में इतना ज्यादा अब उनका ना कोलिजन स्टार्ट हो जाता है कि वो लोग हीट जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू रिमेंबर जो हमारा स्टार्टिंग में टेम्परेचर था इट वाज -173 डिग्री सेल्सियस, ये राइज करना शुरू कर देगा अब बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटोस्टार कंटिन्यूज फॉर अबाउट अ मिलियन ईयर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये जो टेम्परेचर है फ्रॉम -173 डिग्री सेल्सियस इट राइजेस टू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, इट बिकम्स सो हॉट, ठीक है। At this extremely high temperature, nuclear fission reaction of hydrogen start taking place. In this process, four small hydrogen nuclei fuse to produce a bigger helium. फंडा क्या हो रहा है, सिंपल सिंपल सी बात है, चार हाइड्रोजन के जो एटम है मिलके एक हीलियम एटम बनाना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर हीलियम होना स्टार्ट होता है और उसमें इस पूरे प्रोसेस में आपका जो बहुत सारी एनर्जी है वो जनरेट होती है, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम मेक्स द प्रोटोस्टार ग्लो एंड इट बिकम्स अ स्टार, ठीक है।
दिस स्टार शाइन्स स्टेडीली फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ अब स्टार तो बन गया। अब देखो, यहाँ थे हम नेबुला, जो गैसेस का जो क्लाउड था उसको नेबुला कहते हैं। प्रोटोस्टार बना। अब प्रोटोस्टार से जो आपका स्टार का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया मेन सीक्वेंस स्टार, जहाँ पे आपकी हीट जनरेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एक आपका रेड जाइंट स्टार बनेगा। रेड जाइंट स्टार के बाद आपके पास दो चीजें होती है, इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द स्टार, मास ऑफ द कोर बेसिकली, मास ऑफ द कोर ऑफ स्टार। कि भाई या तो उसका जो मास है वो सन के कंपैरिजन में अगर ठीक ठीक रहा तो वो प्लानिटरी नेबुला होते हुए व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर वो सुपरनोवा और ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ अब व्हाट इज रेड जाइंट फेज। अब रेड जाइंट फेज में क्या होता है, द स्टार, अब भाई जो इनिशियली जो था, जो गैसेस थी उसमें आपका मेनली हाइड्रोजन था, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम फ्रॉम द सेंटर ऑनवर्ड्स, ठीक है। मतलब एटम के अंदर से आपका धीरे धीरे हाइड्रोजन इज इवेंचुअली गेटिंग कन्वर्टेड टू हीलियम, ठीक है। नाउ व्हेन ऑल द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द स्टार गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम, कि भाई एक लिमिट के बाद ये जो चार चार करके कन्वर्जन हो रहा है ये इवेंचुअली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट हीलियम, और हाइड्रोजन जीरो हो जाएगा, राइट। तो वही चीज मेंशन है। Now, when all the hydrogen present in the core of the star gets converted to helium, then the fusion reaction in the core would stop. Therefore, ultimately, the matter in the core of the star would consist only of helium. सब कुछ ही हीलियम में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन बचा ही नहीं, ठीक है। फ्यूजन आपका स्टॉप हो गया, फ्यूजन स्टॉप्स, ठीक है। ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन द प्रेशर इनसाइड द कोर ऑफ द स्टार वुड डिमिनिश। प्रेशर हो जाएगा खत्म, बिकॉज द एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से प्रेशर रहता है, एंड द कोर वुड बिगिन टू श्रिंक, ठीक है। अब सब सब सारे जो दो एलिमेंट्स थे आपके हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें से अब सिर्फ हीलियम बचा। अब हीलियम बचा तो आपका ग्रेविटेशन पुल भी नहीं है, प्लस जो प्रेशर था, जिस एनर्जी जनरेट हो रही थी फ्यूजन से, वो भी आपकी खत्म हो गई, राइट। तो अब क्या है, जो कोर है इट विल स्टार्ट बिगिन टू श्रिंक, फ्रॉम विच स्टेज, फ्रॉम रेड जाइंट फेज, ठीक है। अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, हीलियम की जो खुद की ग्रेविटी है उसके बेसिस पे वो जब जो स्टार है वो खुद श्रिंक होना स्टार्ट करेगा। In the outer shell or the envelope of the star, however, the some hydrogen still remains. ये हमने कोर की बात करी कि जो हाइड्रोजन कोर के अंदर था वो खत्म हो गया, तो अंदर से आपका जो श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, बट जो आउटर लेयर है स्टार की, वहां पे अभी भी कुछ हाइड्रोजन बचा है। द फ्यूजन रिएक्शन वुड कंटिन्यू टू लिबरेट एनर्जी बट विथ मच रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। Due to all these changes, the overall equilibrium in the star is upset, and in order to readjust it, the star has to expand considerably. क्योंकि आपका सरफेस पे तो अभी भी आपका इंटेंसिटी है, बट अंदर से आपका श्रिंक होना स्टार्ट हो गया है। दिस इज कोर, राइट। अंदर वाला हिस्सा आपका कोर है, और ये आपका सरफेस मान लो, जहां पे थोड़ा सा हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने के लिए द स्टार हैज टू एक्सपैंड कंसिडरेबली इन इट्स एक्सटीरियर रीजन, आउटर रीजन। दस द स्टार बिकम्स वेरी वेरी बिग इन साइज, तभी उसको जाइंट रेड जाइंट फेज बोला गया, एंड इट्स कलर चेंजेस टू रेड, ठीक है। एट दिस स्टेज द स्टार एंटर्स द रेड जाइंट फेज एंड इट इज सेड टू बिकम अ रेड जाइंट स्टार। Our own star, the sun, will ultimately turn into a red giant star after about 5,000 million years from now. The expanding outer shell to the sun will then become so big that it will engulf the inner planets. Inner planets आपका मर्क्यूरी, जो सबसे पास में, अगर ये सन है तो सबके पास आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चार प्लैनेट आपके सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब वल्नरेबल है, ठीक है। नाउ मर्क्यूरी, वीनस एंड इवन अर्थ, ठीक है। नाउ अब भाई जब व्हेन अ स्टार रीचेस द रेड जाइंट फेज, देन इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट इनिशियल मास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल मास, ठीक है। अब इसमें से टू केसेस अराइज होते हैं कि भाई या तो जो मास है वो सन के कंपैरिजन में आपका कम हो, तो उस केस में वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनता है, ठीक है। एल्स इट विल गो इनटू सुपरनोवा एंड टू ब्लैक होल, ठीक है। नाउ वही दो केसेस अब इधर डिस्कस होंगे, दिस इज वन, this is 2, ठीक है। Now, if the initial mass of the star is comparable to the sun, then the red giant star loses its expanding outer shell and its core shrinks to form a white dwarf star, ठीक है। तो जो इनिशियल मास ऑफ द स्टार इज कंपेरेबल है, मतलब सन के बराबर आता है ग्रेविटेशन पुल को कंपनसेट करने के लिए,
तो वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, ठीक है, विच अल्टीमेटली डाइज आउट एज अ डेंस लंप ऑफ मैटर इनटू द स्पेस. But if the initial mass of the star is much more than of the sun, then the red giant star formed from it its explodes in the form of a supernova. ठीक है, अगर उसका जो मास है वो सन से बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा और इट विल इवेंचुअली राइज टू अ सुपरनोवा स्टार. And the core of this exploding supernova star can shrink to form a neutron star or a black hole. ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा मास के जो उसका जो इनिशियल मास है उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा या फिर सुपरनोवा या ब्लैक होल. ठीक है, तो ये चीज डिस्कस करी गई है. फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार. इफ द मास ऑफ द रेड जाइंट स्टार इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सन, the red giant star would lose its expanding outer shell. If the mass of the red giant star is similar to that of the sun, the red giant star would lose its expanding outer shell or envelope, because then the comparatively smaller amount of hydrogen fuel present, जो हमने बोला था आउटर सरफेस पे तो अभी भी हाइड्रोजन है, राइट. So the comparatively smaller amount of hydrogen fuel present in it will used up rapidly, and only the core of the red giant star will gradually shrink into an extremely dense ball of matter due to gravitation. जो internally वो चीज contract हो रही थी वो चीज आपका ओवरकम कर जाएगी एक्सपेंशन को, which is happening due to the surface hydrogen presence. क्योंकि जो मास था अगर वो सन के कंपैरेटिवली में बराबर होता है तो जो उसका जो एक्सपेंडिंग आउटर शेल है वो बहुत जल्दी लूज अप कर जाएगा बिकॉज ऑफ द स्मॉल प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, because of this enormous shrinking of helium core, the temperature of the core would rise greatly and start another set of nuclear fusion reaction in which the helium is converted into heavier elements like carbon. यहाँ से conversion start हो जाता है helium का carbon पे. ये मैंने 3 element जो starting में बोले थे, I hope you remember. ठीक है, and an extremely large amount of energy will be released. When the mass of the star is similar to the mass of the sun, which is comparatively a small mass, then all the helium is converted into carbon in a short time, and then further fusion reaction stops completely. ठीक है, तो अगर सन के मास के साथ कंपेरेटिव है, मतलब मोटा मोटा ये समझ लो व्हाइट ड्वार्फ स्टार आपका तब बनता है जब जो कोर है उसका मास सन के मास से बराबर बैठता है. उस केस में क्या है कि जो इन कोर में जो 100% हीलियम है वो इवेंचुअली स्टार्ट्स अनदर फ्यूजन एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग कार्बन. ठीक है, तो अभी अगर हमने समझा तो हाइड्रोजन सारा हीलियम में चला गया और हीलियम अब सारा कार्बन पे आ गया. ठीक है, और कार्बन पे आते ही सारा जो आपका फ्यूजन है वो कंप्लीटली रुक जाएगा. नाउ एज द एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द स्टार स्टॉप्स, द कोर ऑफ द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इट्स ओन वेट एंड इट बिकम्स अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार. ठीक है, अब यहाँ पे जो चंद्रशेखर साइंटिस्ट है हमारे बहुत ही फेमस, उनके बारे में कुछ ट्रिवियल पॉइंट्स हैं. इफ यू वांट टू रीड यू कैन जस्ट पॉज इट एंड रीड इट. ठीक है, बेसिकली जो मास का कंपैरिजन है दैट इज 1.44 टू द सोलर मास ऑफ सन. तो ये कंपैरिजन बताया गया है कि 1.44 से 3 है तो चल जाएगा आपका ड्वार्फ में, मतलब 1.4 के नीचे है. सॉरी आई टेल. सो कंपैरिजन क्या है, इफ सन का मास जो है वो इक्वल्स टू 1. मैटर जो है उसका जो मास है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1.44. ठीक है, ऑफ द मास ऑफ द सन, तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.55 द टाइम्स ऑफ द सोलर मास इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट. ठीक है, ये वही चीज है, इसको एक बार पढ़ लेना, मतलब ट्रिवियल चीज है, इट विल हेल्प. ठीक है, नाउ एक तो हमने व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट के स्टार के बारे में समझा, अब दूसरा है सुपरनोवा एंड न्यूट्रॉन स्टार. ठीक है, अब उस केस में क्या है, दूसरा केस यही है कि भाई आपका जो मास है कोर का मास वो सन के मास से बहुत ज्यादा निकल जाए. ठीक है, व्हेन अ बिग स्टार इज इन द रेड जायंट फेज, then being big, its core contains much more helium. This big core made up of helium contains to this big core made up of helium continues to contract under the action of gravity, producing higher and higher temperature. ठीक है, at this extremely high temperature, fusion of helium into carbon takes place in the core and lot of energy is produced. Since the star was very big and contained enormous nuclear fuel helium, so a tremendous amount of energy is produced produced very rapidly, which causes the outer shell
ठीक है, of this red giant star to explode with a brilliant flash like a nuclear bomb. This type of exploding star is called as supernova. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, वही हीलियम को कार्बन में कन्वर्ट होके वो फ्यूजन इतना सॉलिड हुआ कि वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है, एंड इट कॉजेज अ ब्राइट एक्सप्लोजन, ठीक है, लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है. The energy released in 1 second of a supernova explosion is equal to the energy released by the sun in about 100 years. Just imagine the intensity, right? This tremendous energy would light up the sky for many days. When a supernova explosion takes place, then cloud of the gases in the envelope of the red giant. Envelope क्या था आपका? outer क्या था? Outer area जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है. ठीक है, then the cloud of the gases in the envelope of the red giant star are liberated into space and these gases act as a raw material for the formation of new star, ठीक है. The heavy core left behind after the supernova explosion continues to contract and ultimately becomes a neutron star. अब देखो ये रहा वो रिलेशन. If the mass of the star was 1.44 times to 3 times the sun, then it will be a neutron star. But if it is greater than 3 times of the sun, then it will become a black hole. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है, सो इट माइट कम हैंडी, ठीक है. सो इसके बारे में इधर न्यूट्रॉन स्टार के बारे में डेफिनेशन दी गई है. आज तक कोई भी न्यूट्रॉन स्टार अभी हमें मिला नहीं है. हमें व्हाइट ड्वार्फ स्टार तो मिला है, बट टिल नाउ वी कुडंट फाइंड एनी न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है. तो अभी तक हमें कोई मिला नहीं है. नो वन हैज येट ऑब्जर्व्ड अ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टेजेस ऑफ स्टार्स लाइफ. अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लैक होल का था. ब्लैक होल ये फर्दर वही है, सेम थिंग. A black hole is an object in which a strong gravitational field that even the light cannot escape from its surface. ठीक है, ब्लैक होल बोला इसलिए जाता है कि अगर लाइट उस पे हिट हो रही है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना सॉलिड होता है कि वहां से कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, ठीक है. A black hole may be found when a massive object, ये सारा वही है. ग्रेविटी जो है वो इतनी ज्यादा सॉलिड है कि उसको कोई भी चीज टच करके बाहर नहीं आ सकती, राइट. So when a supernova explosion of where a very massive star takes place, then the gaseous matter present in the outer shell of the star is scattered into the space, but the core of the star survives during the supernova explosion. ठीक है? So this heavy core of the supernova star continues to contract and become a neutron star. The fate of this neutron star depends on its masses. If the neutron star is very heavy, then due to the enormous gravitational attraction, it would continue to contract indefinitely. And the vast amount of matter present in the neutron star would ultimately packed into a mere point of object. ठीक है, thus a black hole are found by the indefinite contraction of heavy neutron star under the action of their own gravity. ये वही जो हमने अभी phases of stars formation पढ़ा उसी की ही अंडरस्टैंडिंग है. बिकॉज दो केस बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनता है या फिर आपका सुपरनोवा ब्लैक होल. तो ब्लैक होल का इसमें पूरा डेप्थ में है, जस्ट गो थ्रू इट वंस और ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है. So black holes are invisible, they cannot be seen. The presence of a black hole can be felt only by the effects of its gravitational field on its neighboring objects in the sky. ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप देख सकते हो, बिकॉज देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है उस चीज पे. एंड दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक होल, राइट. ब्लैक होल की प्रॉपर्टी है कि अगर लाइट हिट हुई तो वो वापस नहीं जाएगी, इतना सॉलिड वो है ग्रेविटेशनल पुल. तो आप ऑब्जर्व कैसे करते हो किसी ब्लैक होल को? ओनली बाय द इफेक्ट्स ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट्स सराउंडिंग. ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, है ना, उसी से आप ब्लैक होल निकाल सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सोलर सिस्टम. अब देखो सोलर सिस्टम में कुछ नहीं है, ये हमने बचपन में भी खूब पढ़ा है. इट्स द सेम थिंग. बीच में सन है और उसके आसपास आपका ऑर्बिटल में अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं. इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं विच वी नीड टू मेक श्योर कि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स, ये क्या है वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे, ठीक है. अ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट, ठीक है. तो भाई हर प्लैनेट के कुछ सैटेलाइट्स भी होते हैं एक्सेप्ट वीनस. वीनस का कोई प्लैनेट नहीं है. एंड आई थिंक मार्स ऑल्सो डज नॉट हैव एनी. मार्स एंड वीनस के कोई वो नहीं है सैटेलाइट. सैटेलाइट मतलब जैसे अर्थ का मून है ना, जो उस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है. ऐसे जितने भी और प्लैनेट्स है, जैसे आपका जुपिटर, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, इन सब के भी खुद के सैटेलाइट्स हैं, मून्स जिसने कह सकते हो आप, बट वीनस का नहीं है, ठीक है.
तो सोलर, अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी एंड अबाउट 5 बिलियन, ये कांस्टेंट चीजें हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द सोलर सिस्टम एंड ऑल द planets and other objects revolving around it. Thus the motion of all the members of the solar system is governed mainly by the gravitational force of the sun. Simple. ठीक है, तो सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय द सन, द काउंट्स फॉर, ये फैक्चुअल चीज है, नथिंग टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी फोकस मोर ऑन द मेन स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी, दैट इज सन, ठीक है। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, ठीक है। नियरेस्ट स्टार भी है, ठीक है। इसका जो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 115 × 10⁶ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और वी नो दैट इट टेक्स अराउंड 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स ऑफ टाइम टू रीच द लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, राइट। अब इसके अलावा जो जो हमारा नियरेस्ट स्टार है अपार्ट फ्रॉम सन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसकी जो लाइट अर्थ तक आने में हमें 4.3 ईयर्स लगते हैं। However, the light takes about 4.3 years to reach us from the next nearest star called Proxima Centauri. ठीक है, अब देखो, make sure you understand this point. The sun is not a solid body. It's just a combination of gases. Gases भी कौन सी है? दो ही gases हैं। मेन तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आ जाएगा उसमें, बस और कुछ नहीं है। The nuclear fusion reaction takes place at the center of the sun, ठीक है, in which the hydrogen is converted into helium, ठीक है, like I told you. फ्यूजन ही आपका चल रहा है, दैट्स व्हाई इतनी सारी इनॉर्मस एनर्जी निकल रही है, राइट। Produces a tremendous amount of energy in the form of heat and light. It is the shining surface of the sun called photosphere. अब देखो ये एक बारी पहले देख लो, तो सबसे बाहर के जो सन वेव्स या सन फ्लेयर, इनको सन फ्लेयर्स भी कहते हैं। सन फ्लेयर्स लिखते हैं, इसको कहते हैं प्रोमिनेंसेस, ठीक है। एक आपका हो गया कोरोना, बिल्कुल आउटर लेयर, ठीक है। एक सरफेस हो गया आपका, इट इज कॉल्ड फोटोस्फेयर, कोरोना एंड सोलर कोर, बिल्कुल। सोलर कोर तो आपका पता ही है कि बिल्कुल इंटरनल कोर, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स हैं बेसिकली। तो द शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड photosphere. The surface of the sun appears like a bright disk to us. It is also known as the disk of the sun, ठीक है, disk of the sun, ठीक है। तो यहीं से आपको ऐसा लगता है कि सारी सोर्स ऑफ एनर्जी रेडिएट्स होती है। द टेम्परेचर ऑफ द सन एट द ब्राइट डिस्क ऑफ द सन, मतलब फोटोस्फेयर पे आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द सन टेम्परेचर मेड अप ऑफ थिन हॉट द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैस इज कॉल्ड कोरोना, ठीक है। ये जो गैसेस इधर मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोना। द कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। जो रिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें आप ये चीज रेफर कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम सन वी हैव प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम विच वी ऑल नो। तो planets are solid heavenly bodies which revolve around a star sun in close elliptical paths. A planet is made up of rock and metal, ठीक है। It has no light of its own. A planet shines because it reflects the light of the sun. ये basic चीजें हैं। The planets move around the sun from west to east, ठीक है। So the relative position of the planet keep changing day by day. The planets are very small as compared to the sun or other stars, ठीक है। बेसिकली हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। हिंदी में इसको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जुपिटर इज द बिगेस्ट, राइट। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट, ठीक है। अर्थ ट्विन आइडेंटिकल वीनस को बोला जाता है, ऐसे कुछ कहते हैं इसको, एक बारी ट्विन आइडेंटिकल समथिंग, ठीक है। The planets are very small as compared to the sun or other. There are 8 major planets including Earth, ठीक है। नाम हो गया। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, बेसिकली बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था जहां पे प्लूटो को, अपने जो एक प्लेनेट था प्लूटो, उसको हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया था। तो उस केस में IAU ने बेसिकली 3 क्राइटेरियाज डिफाइन करे थे कि भाई अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ही कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम अपना सोलर सिस्टम का पार्ट मानेंगे। वो क्या है कि भाई एक तो उस प्लेनेट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। द सेकेंड इज इस उस प्लेनेट का खुद का सफिशिएंट मास होना चाहिए,
ठीक है, सो दैट उसका जो शेप है इट शुड बी इन नियरली राउंड शेप, राउंड शेप, बिकॉज बाकी सारे प्लैनेट्स का राउंड शेप है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जिसके एब्सेंस की वजह से प्लूटो को लात पड़ गई थी, इट वाज उसका खुद का एक ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए, सो दैट उस प्लैनेट के आसपास जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिंग बॉडीज हैं पड़ी हैं, जैसे मीटियोर्स कह लो, एस्ट्रॉइड्स कह लो, या कुछ भी पार्टिकल्स पड़े हैं, उसका इतना ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए कि वो इन सबको अपने अंदर पुल कर ले। हैज क्लियर्ड द नेबरहुड मतलब उस प्लैनेट के आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, उस प्लैनेट में इतनी ग्रेविटेशनल पुल होनी चाहिए कि वो अपने सराउंडिंग्स को पुल कर सके विथ इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल। तो हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, फॉर दिस दे बिकम द डोमिनेंट ग्रेविटेशनल बॉडी इन देयर ऑर्बिट इन द सोलर सिस्टम। ये चीज जो थी तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्लूटो में लैक करती थी, बिकॉज उसके पास इतनी ग्रेविटेशनल पुल नहीं थी कि वो अपने प्लैनेट के आसपास की सारी चीजों को पुल कर सके। मतलब इमीडिएट, ऐसे नहीं कि अपने प्लेनेट के सरफेस से 500 किलोमीटर दूर जाके भी आप हर चीज पुल कर रहे हो, बट स्टिल जो इमीडिएट लेयर है प्लेनेट के आसपास, उसके आइटम्स को पुल करने के लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स होनी चाहिए एक प्लेनेट के पास, वो नहीं थी प्लूटो के पास, राइट? So any object if meet the first two criteria but doesn't meet the third criteria is considered as a dwarf planet. Thus Pluto is a dwarf planet. ठीक है, dwarf planet Pluto. ठीक है, ये सारे planets हैं. The eight planets have been divided into two groups. All the planets of a particular group have some common features. These two groups are terrestrial and Jovian. Important thing. ठीक है. The four nearest planet to the sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, and are called terrestrial planets because their structure is similar to Earth. Simple. उनके जो फीचर्स हैं वो ये हैं, दे हैव मतलब सब कुछ सॉलिड है वहाँ पे, रॉकी क्रस्ट है, थिन है, हैव मेंटल, हैव अ कोर, एटमॉस्फेयर है, एंड हैव अ वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, इसके अलावा जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बियॉन्ड जो भी है, मार्स मार्स के बियॉन्ड आपके कौन से आते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, है ना? They have a varied terrain such as volcanoes, canyon, mountains, and craters. The planets which are outside the orbit of Mars are called Jovian planets because their structure is similar to that of Jupiter. ठीक है, अब जोवियन प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, इनके जो फीचर्स क्या है, ये सारे के सारे गैसियस बॉडीज हैं, मेड अप ऑफ गैसेस, सॉलिड कुछ भी नहीं है उधर। दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम। ठीक है, रिंग सिस्टम का मतलब ये देखो, ये देख रहे हो सैटर्न का रिंग सिस्टम है, तो दे पोजेस अ रिंग सिस्टम। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, जो उन प्लैनेट्स के आसपास जो खुद से सैटेलाइट घूमते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ अभी हम ये बार बार सैटेलाइट और मून कह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो अ सैटेलाइट और अ मून इज अ सॉलिड हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस। हियर मर्क्यूरी एंड वीनस, इनके खुद के कोई प्लैनेट नहीं है या सैटेलाइट नहीं है। ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ठीक है, it should be noted that though we commonly call Earth's natural satellite as moon, the satellite of other planets can also be called their moons, obviously. ठीक है, हमारे अर्थ के जो सैटेलाइट का नाम है, इट इज वी नेम्ड इट एज मून, बट अलग अलग सैटेलाइट, अलग अलग प्लैनेट्स के जो खुद के सैटेलाइट्स होते हैं उनका नामकरण अलग है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है जुपिटर का ना एक टाइटन है, टाइटन सैटेलाइट, आई एम नॉट श्योर बट यू कैन चेक इट वंस। ठीक है, अब अर्थ मून के की पॉइंट्स, द मून इज नेचुरल सैटेलाइट, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें, फैक्चुअल चीजें। डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, मून हैज नो एयर और वाटर, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद हार्ड एंड लूज डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ मून क्या है। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, बट ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ये उसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चाहो तो पढ़ लेना, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है, नाउ जो हमने सोलर सिस्टम में तीन चीजें हमने हाईलाइट करी थी, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स,
उसको पढ़ लेते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आपके वेरी स्मॉल प्लैनेट ऑफ रॉक एंड मेटल्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन मेनली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो रॉकी एंड मेटल के जो पार्टिकल्स हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड, दोज आर कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड्स। तो एनीथिंग इफ फाउंड एनी प्लेस एक्सेप्ट मार्स एंड जुपिटर, उसको आप एस्ट्रॉइड नहीं बोल सकते, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो मिलेगा उसको आप एस्ट्रॉइड बोल सकते हो, इनके अलावा किसी को भी आप एस्ट्रॉइड नहीं बोल सकते, ठीक है। एक्चुअली asteroids are the belt of kind of debris which somehow fail to assemble into a planet. The biggest asteroid is called as Ceres. CERES is your biggest asteroid, ठीक है। एंड जिसका जो डायमीटर है वो 800 किलोमीटर है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉइड है, स्मॉल एज अ पेबल, मतलब एक छोटे से पेबल के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। Some experts believe that the asteroids are the pieces of planet that went close to Jupiter and was broken up by its gravitational pull. Other think that they are part of a ring of separate pieces of matter formed at the same time as planets, ठीक है। Sometimes an asteroid can collide with the Earth, ठीक है, बट आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट हो भी सकता है, बिकॉज जो एयर फ्रिक्शन है, जब कोई भी पार्टिकल अर्थ में आता है तो द हीट that gets generated because of the air friction eventually burns up that asteroids or meteors in that case also, ठीक है। तो यहाँ पे the collision of the asteroid with the earth happens rarely, even the careful watch is kept on the moon or the motion of asteroids by the astronomers, ठीक है। कहा जाता है कि जो डायनासोर्स थे वो भी आपके इसीलिए गए थे बिकॉज ऑफ द bombardment of asteroids, ठीक है। Extinction of dinosaurs, the Earth, which occurs about 65 million years ago, is believed to have caused by the collision of some of the asteroids with the Earth, right? When an asteroid collides with the Earth, there's a huge crater is formed on the surface of the Earth, ठीक है। इस केस में जो हमारा जो प्राइम एग्जांपल है इंडिया का, लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज वन सच क्रेटर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड विद द अर्थ। तो ये तो आपका एस्ट्रॉइड हो गया। इसमें जान कीप मेक श्योर यू रिमेंबर मार्स एंड जुपिटर, वो जरूरी है। मार्स और जुपिटर के बेल्ट के बीच में ही मिलता है ये। नाउ द सेकंड, कॉमेट। व्हाट इज कॉमेट? अब देखो, कॉमेट कुछ नहीं है, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस थिंग्स जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर के संग फ्लाई करती है, ठीक है, इन बिटवीन अ सोलर सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन, नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। However, it orbit does not mark the boundary of the solar system. तो होता है क्या है कि किसी और सोलर सिस्टम से अगर कोई पार्टिकल क्रॉस करता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में आता है, ठीक है, तो उसको हम कॉमेट बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमेट्स, दीज कॉमेट्स वर फाउंड वेरी अर्ली फ्रॉम द सेम गैस क्लाउड जो नेबुला के टाइम पे था, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम विच अदर मेंबर्स ऑफ द solar system were made. These comets are so far off that normally they cannot be seen. They keep on revolving around the sun unknown to the world, ठीक है। अब इसमें बट ये क्या है कि बिकॉज जब ये सन के पास से गुजरते हैं या किसी सन के पास से इतने पास से गुजरते हैं कि इनका जो गैसियस स्टेट है ना वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो दे इवेंचुअली अपीयर विद अ टेल। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक प्लैनेट्स। द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ कॉमेट्स अराउंड द सन इज हाउएवर वेरी लार्ज। तो जो सबसे लंबा एक कॉमेट है जो सबसे बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद दिखता है, दैट इज योर हेलीज कॉमेट। हर 76 साल में वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन का, ठीक है। Halley's Comet last appeared in the inner solar system in 1986 and will next appear in mid of 2061, ठीक है। तो just like asteroid, comets are also a great are of great interest to scientists. This is because that they are made of same material with which the whole solar system was made, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे गैसियस एलिमेंट्स के संग वो बनता है, ठीक है। इनको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। ये पढ़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज है बेसिकली कि गैसियस पार्टिकल कौन कौन से एलिमेंट्स के मिलते हैं, राइट। मीटियोर्स, ठीक है। अब देखो मीटियोर्स वो होते हैं, मैनी टाइम वी सी अ स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट व्हिच डिसअपीयर्स विद इन सेकंड्स। इट इज कॉल्ड अ मीटियोर और अ शूटिंग स्टार, ठीक है। मीटियोर आर द heavenly bodies from the sky which we see as a bright streak of light that flashes for a moment across the sky.
The meteors are also called the shooting stars. Some meteors are the dust particle left behind by the comets, and others are the pieces of asteroids which have collided. ठीक है? When a meteor enters into the atmosphere of Earth with high speed, a lot of heat is produced due to the resistance of air. The heat burns the meteor, and the burning meteor is seen in the form of a streak of light shooting down the sky, and it falls on the earth in the form of a dust. ठीक है? कुछ नहीं है, कभी कभी जो मार्स और जुपिटर के बीच में आपका जो एस्ट्रॉइड था, उसमें से अगर कोई अपने ऑर्बिटल को छोड़ के अर्थ के सरफेस की तरफ जाता है, so eventually it starts burning up the moment it enters the earth atmosphere because of the air resistance. तो वो बर्निंग का जो दिखता है हमें आसमान में, ऐसा लगता है उसकी एक टेल जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ शूटिंग स्टार. बट जब तक वो लैंड पे आता है हमारे मीटियोर, वो बर्न अप हो चुका होता है पूरी तरह से बिकॉज ऑफ द हाई एयर फ्रिक्शन. ठीक है? इफ अ मीटियोर इज बिग, a part of it may reach Earth's surface without being burned up in the sky. This fragment is called meteorite. जो meteor अर्थ को हिट कर गया उसको meteorite बोलते हैं. ठीक है? There's a meteor which does not burn completely on entering the Earth's atmosphere and lands on the Earth's surface. Earth is known as meteorite. ठीक है? मीटियोर्स बेसिकली मीटियोराइट्स आपके क्या है, इट्स लाइक अ स्टोन फ्रॉम द स्काई. ठीक है? ऊपर से सोलर सिस्टम में कहीं किसी यूनिवर्स किसी गैलेक्सी से अगर कोई पत्थर पास होता हुआ जा रहा है कि जो किसी प्लेनेट का पार्ट नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, वो आपका मीटियोर हो सकता है. ठीक है? नाउ द शेप ऑफ अर्थ वी ऑल नो, ऑब्लाइट स्फेरॉइड में है. ऑब्लेट स्फेरॉइड. ठीक है? ओवल शेप मान लो, बट टॉप से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उधर से थोड़ा फ्लैट है. ठीक है? ये हिस्टोरिकल चीजें चाहो तो पढ़ सकते हो. इट इज नॉट परफेक्ट, रादर इट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड. ठीक है? इसमें इसके डायमीटर्स दे रखे हैं. आई विल जस्ट हाईलाइट दिस. इक्वेटर बिटवीन द पोल्स. ठीक है? This is due to the centrifugal force of the Earth's rotation. The difference is insignificant, thus although practical purpose, Earth is taken as spherical in shape. The view that the Earth is spherical in shape was first forwarded by the famous Greek philosopher Pythagoras. ठीक है? But people did not believe. ठीक है? Aristotle, Aryabhatta also confirmed that Earth is in spherical shape. ठीक है? कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली स्पेरिकल शेप के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं इसके. 12,756 किलोमीटर इक्वेटर पे है. ठीक है? नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोल्डीलॉक जोन. कुछ है नहीं वैसे गोल्डीलॉक जोन. हैबिटेबल जोन also called as Goldilocks zone is the region around a star where orbiting planets similar to the earth can support liquid water. It is neither too hot neither too cold. आइडेंटिकल प्लैनेट या आइडेंटिकल ऐसा कोई प्लैनेटरी सरफेस जो कि वाटर के संग लाइफ को सपोर्ट करने लायक हो, जो कि ना कि गर्म हो ना कि ज्यादा ठंडा हो, उसको आप गोल्डीलॉक जोन कह सकते हो. साइंटिस्ट हंटिंग फॉर लाइफ इन द सोलर सिस्टम एंड अराउंड द स्टार्स बिलीव लिक्विड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट necessary for life. In September 2010, astronomers using the Keck telescope announced that they had found an exoplanet, Gliese, Gliese, 581 G2. About 3 times the size of Earth is the habitable zone of its star. ठीक है? So this is all for today. अभी हमने पूरा जो कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बेसिक हमारा अर्थ रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सीजन, ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड. Next lecture, from lecture 4, we'll start with the interior of Earth, crust, core, mantle, lithosphere, basic understanding कि भाई अर्थ का अंदर का हिस्सा कैसा दिखता है. So all those things will start in lecture 4. So this is all for today. Thank you for watching. Keep learning, keep working hard.